वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। पिछली बार तो आपने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें रोमन समाज के बारे में पढ़ा था। और आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पूर्व इस्लामिक अरब के बारे में पढ़ेंगे। एक मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाया था कि इस्लाम से पूर्व या इस्लाम के आगमन से पूर्व अरब की स्थिति किस प्रकार की थी, इसका वर्णन कीजिए। यानी पूर्व इस्लामिक अरब। आप जानते हैं कि अरब देश में ही इस्लाम का उदय हुआ था। तो इस्लाम के उदय से पहले अरब की क्या स्थिति थी, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा जो अरेबिया का जो क्षेत्र है, जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, उसका थोड़ा सा हम जोग्राफिकल कंडीशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अरब वो देश है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। और कहते हैं कि इस्लाम की स्थापना से पहले अरब देश जो था, उसकी जो जनता थी वो बिखरी हुई थी। तो मोहम्मद साहब ने उस बिखरी जनता को संगठित करके, एक करके, और अरब देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परिवर्तित किया और साथ साथ एक नया धर्म दिया लोगों को। आज आप देखते हो कि इस्लाम के जो अनुयायी हैं यानी मुसलमान, वो लगभग पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और दिन प्रतिदिन जो है इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसा माना जाता है कि हर 7-8 व्यक्तियों में से एक इस्लाम धर्म का अनुयायी होता है। अब देखिए, अरब की लोकेशन क्या है। अरब की लोकेशन आपने मैप में देखी, ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। जब हम भारत से चलते हैं वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ, तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, और फिर दक्षिण की तरफ आप देखते हैं पश्चिम दक्षिण में सऊदी अरब आता है। तो ये जो अरब देश है, इसके उत्तर में तो सीरिया है, सीरिया का रेगिस्तान है, ठीक है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी है, तो पर्शियन गल्फ। इसके दक्षिण में अरब सागर है, हिंद महासागर, अरब सागर। और इसके पश्चिम में लाल सागर है, रेड सी। तो ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जिससे पता लगता है कि ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और जो नॉर्थ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे महामरुस्थल है, रेगिस्तान है वो बिल्कुल। और इस तरह समस्त अरब रेतीले पठारों, रेतीले मैदानों से भरा हुआ है, ठीक है ना। रेतीले पहाड़, रेतीले मैदान हैं इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में बहुत तेज हवाएं चलती हैं। गर्मियाँ बहुत भयंकर ढंग की होती हैं, बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है यहाँ पे टेम्परेचर। और हालांकि आज तेल का भंडार होने के कारण जो है अरब का जो जीवन स्तर है, जैसे आप देखते हो दुबई, सऊदी अरब का जो जो क्षेत्र है, ये काफ़ी उन्नत हो गया है। लेकिन इस्लाम के उदय से पहले जो यहाँ स्थिति थी वो बहुत खराब थी। प्राचीन और मध्यकालीन समय में अरब का महत्व किसी भी तरह कम नहीं था। चाहे आज कितना ही ये उन्नति कर गया हो, लेकिन उस टाइम भी महत्व कम नहीं था। अरबवासी इस क्षेत्र को जजीरात अल अरब के नाम से पुकारते थे। इसका मतलब होता है अरब प्रायद्वीप। इसमें भी अलग अलग क्षेत्र थे अरब में, जैसे हिजाज, नजद, हद्रामाउंट, उमान, ये क्षेत्रों के नाम हैं, ठीक है। तो देखिए, पश्चिम एशिया में स्थित ये जो अरब प्रायद्वीप है, इसमें बहुत सी सभ्यताएं जन्मी, धर्मों का उदय हुआ, जातियों का उदय हुआ। ये जातियों के, धर्मों के और सभ्यताओं के उत्थान का केंद्र रहा। आपने देखा मेसोपोटामिया, ये भी तो लगभग वही जगह है, उसी के आसपास का क्षेत्र है।
हालांकि इसकी भूमि रेतीली है, लेकिन सेमेटिक लोगों ने यहाँ से निकलकर पड़ोसी देशों में इतिहास के नए आयाम जो है स्थापित किए। एक तरह से मेसोपोटामिया के सभ्यता की नींव भी इन्हीं लोगों ने डाली थी, सेमेटिक लोगों ने। अरब देश के निवासी हुआ करते थे और वहां से निकलकर फिर ये कुछ अन्य क्षेत्रों में चले गए। तो देखिए, अरब प्रायद्वीप में हमें हरियाली देखने को नहीं मिलती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूखे पठार, रेतीली भूमि की यहाँ पे भरमार है, और कभी कभी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो वहाँ पे कुछ अच्छी सी एक दो फसल उगाई जा सकती हैं। लेकिन परंपरागत आधार पर खेतीबाड़ी की जाती थी। गेहूँ, बाजरा, कुछ थोड़े बहुत चावल की खेती भी होती थी, कहीं पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाता था। लेकिन खजूर जो होता था ना, ये अरब की मुख्य फसल होती थी। और जो उस समय के जो लोग थे, जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र में रहते थे, वो खाना बदोश लोग हुआ करते थे। तो उनके बारे में हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इस्लाम के उदय से पहले अरब की सामाजिक स्थिति के बारे में। अलग अलग स्थितियों के बारे में हम पढ़ेंगे, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति के बारे में। तो देखिए, ये जो युग था ना, जो हम जिसकी बात करेंगे, मोहम्मद साहब के जन्म से पहले का युग। यानी मोहम्मद साहब का जन्म लगभग 570 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले का जो समय था, इसको अज्ञानता या बर्बरता का युग कहा जाता है। इट वॉज एन एज ऑफ इग्नोरेंस, बल्कि इसको जाहिलिया युग कहा जाता है। जाहिल, आप समझते हैं ना, जाहिल किसे बोलते हैं? जिसको किसी चीज का पता ना हो, जो बिल्कुल गंवार हो, ठीक है ना। तो इसलिए इसको जाहिल मतलब अज्ञानता, बर्बरता, तो इसे अज्ञानता और बर्बरता का युग कहा जाता था। इस युग में अरब राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही बैकवर्ड था, बहुत पिछड़ा हुआ था। सभ्यता और संस्कृति का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, बल्कि अंधकार में डूबा हुआ था सारा अरब। कुरान में भी, कुरान पाक जो है ना, उसमें भी जाहिलिया युग के बारे में, यानी अज्ञानता और बर्बरता के का कई जगह जो है जिक्र मिलता है। उस समय अरब के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, कबीलों में बटे हुए थे। दे वर नॉट यूनाइटेड, अलग अलग कबीले थे, और ये आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े इनके बीच में होते थे। और अपने परिवार, अपनी जनजाति के अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोचते थे। अरब क्षेत्र में हज्जाज और नजद लोग बहुत संख्या में निवास किया करते थे। खाना बदोशी जीवन होता था उनका। दक्षिण अरब और उत्तरी अरब के लोगों के जीवन में जमीन आसमान का अंतर था। उत्तरी अरब के जो लोग थे, वो तो झोपड़ियों और तंबुओं में निवास करते थे, जबकि दक्षिण अरब के जो लोग थे, वो पक्की ईंटों के मकानों में रहा करते थे। हालांकि हमारे पास जाहिलिया युग के बारे में जानने के हमारे पास ज़्यादा स्रोत नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हमें जो मिलती है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोगों का सामाजिक जीवन या सामाजिक विभाजन किस प्रकार का था, सोशल क्लासिफिकेशन। तो दो तरह के लोग, एक कहलाते थे बद्दू। बद्दू यानी कि रेगिस्तान में खाना बदोशी जीवन व्यतीत करने वाले लोग, उन्हें बद्दू कहा जाता था। इंग्लिश में बेडुइन, या BEDDU, या BEDUIN, बेडुइन और बद्दू इनको कहा जाता था। तो एक तो ये क्लास होती थी। दूसरे होते थे शहरी लोग, दोज पीपल हु रिजाइडेड इन टाउन्स, सदर्न अरब क्षेत्र में। तो पहले हम बद्दुओं के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार के लोग होते थे। तो देखिए, ये वास्तव में खाना बदोश जाति के बर्बर और असभ्य लोग हुआ करते थे। ये लोग
इनका क्या काम था? ये चरागाहों की खोज करते रहते थे, अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, अपने साथ तंबू रखा करते थे और उन्हें ही अपना निवास स्थान बना लिया करते थे, टेम्परेरी हाउसेस। रेगिस्तान के शुष्क रेत की भांति इनका जीवन भी बिल्कुल शुष्क था, ड्राई पीपल। अरब की जो जलवायु थी ना, मैंने आपको बताया कि निरंतर हवा चलती थी, रेतीले पठार, खाने को कुछ नहीं, बड़ा मुश्किल जीवन। तो इसके कारण इन लोगों को बहुत कठोर इस इन परिस्थितियों ने इन लोगों को बहुत कठोर और बर्बर बना दिया था। स्वभाव से बहुत कठोर और खूंखार लोग हुआ करते थे। सहनशीलता, दया नाम की चीज़ और प्रेम नाम की चीज़ तो इनसे दूर दूर तक मतलब इनके पास नहीं थी। इनमें कोई दया नहीं थी, कोई सहनशीलता नहीं थी, कोई प्रेम भाव नहीं था। बिल्कुल असभ्य और बर्बर, और किसी पर रहम नहीं किया करते थे। बस अपनी जाति विशेष से ही वो संबंध रखते थे, और जो इनके कबीले बटे होते थे, इनमें आपस में युद्ध होते रहते थे। जनसाधारण लोगों की तुलना में इनका जो शरीर था वो ज़्यादा बलिष्ठ होता था, मतलब देवर वेरी टफ पीपल, वेरी स्ट्रांग पीपल। और उनके इस अच्छे शरीर का, यानी उनके फौलादी शरीर के पीछे क्या कारण था? उसके पीछे कारण था कि वो नेचुरल जो चीज़ें होती थी, जैसे खजूर खाते थे, जौ का आटा खाते थे, भुने हुए अन्न का प्रयोग करते थे, और ऊँटनी का दूध पिया करते थे। ऊँटनी का दूध जो है इट इज़ वेरी पावरफुल, और उससे बने हुए जो खाद्य पदार्थ हुआ करते थे, इनका सेवन किया करते थे। इसके अतिरिक्त गेहूँ, बाजरा, जौ, जई, फल, इनको भी वो भोजन के रूप में इनका प्रयोग किया करते थे। बस अपने जानवरों के साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। मुख्य जानवर जो उनका होता था वो ऊँट होता था। इसके अतिरिक्त गधा, कुत्ता और कुछ बिल्ली और भेड़ बकरी जो है, बकरी जो है वो काफ़ी संख्या में ये पाला करते थे। और पैगंबर मोहम्मद साहब के पश्चात फिर अरब में खच्चर का प्रयोग भी आरंभ हुआ। घोड़ा भी पाला जाता था, और घोड़ा रखना उस समय वैभवता का सूचक माना जाता था। मतलब घोड़ा ज़्यादा उपलब्ध अरब क्षेत्र में, वैसे घोड़े तो बहुत पॉपुलर रहे अरब क्षेत्र में, लेकिन ये जो बद्दू थे ना, ये अगर इनमें से किसी के पास घोड़ा होता था तो ये एक प्रतिष्ठा का सूचक होता था। बाकी ऊंट जो होता था ना, ये बद्दुओं का मुख्य साधन था, और यही अरब वासियों के सुख दुख का साथी माना जाता था। ऊंट ऊंट को तो एक तरह से माता पिता का दर्जा मिला हुआ था। आप ये देखिए कि ऊंट 21 दिन तक, यानी 3 हफ्ते तक बिना कुछ खाए पिए चल सकता था। ऊंट को ना तो इतने समय तक पानी की जरूरत होती, ना खाने की जरूरत होती, क्योंकि ऊंट का जो आपने वो कुबड़ देखा होगा, जो हम्प्ड, जो उसका निकला होता है, उस कुबड़ के अंदर ही जो है ना फैट डिपॉजिट होता है, और उसमें जो है पानी भरा रहता है। तो 21 दिन तक अगर वो ना खाए पिए तो भी उसका काम चलता है ऊंट का। तो यही जो है यातायात का साधन होता था, परिवहन का साधन ऊंट ही हुआ करता था। और जैसे आप जानते हो कि कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान का जहाज जो है ऊंट को कहा जाता है। तो देखिए, ऊंट परिवहन के साधन भी था। ऊँटनी का दूध जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाने के काम आता था। और देखिए, जब कोई ऊंट मर जाता था तो उसका मांस भी खाया जाता था। और इसके अतिरिक्त मांस के अलावा उसके मरने के बाद उसकी खाल से, उसके बालों से वस्त्र, ठीक है, तंबू, जूते, कंबल, ये भी बनाए जाते थे।
और विवाह शादियों के अवसर पर ऊँट दहेज में दिए जाते थे। और ये जो है मतलब वैभवता का सूचक था, ऊँट का होना वैभवता का सूचक था। ऊँटों की संख्या से किसी व्यक्ति की वैभवता माप आंकी जाती थी। जैसे अभी कुछ मतलब भारत में जो कितनी गाय किसके पास है, कितनी भैंस किसके पास है, गांव में उसकी जो अ, वैभवता है वो आंकी जाती है। इसी तरह से ऊंट कितने हैं उससे व्यक्ति के अमीर या गरीब होने का पता लगता था। और वस्तुओं का जो लेन देन है वो ऊंट के माध्यम से ही किया जाता था। और एक कहावत प्रचलित थी कि अरबवासी वहीं फलते फूलते हैं जहाँ ऊँट होता है। और बद्दुओं के खान पान की तरह उनका उनके शरीर पर वस्त्र भी बहुत कम होते थे। वो एक लंबी सी कमीज धारण करते थे जिसे थाम्ब कहा जाता था। और उस कमीज के बीच में मतलब अपने जो वेस्ट होती थी, जो कमर होती थी, उस पे वो डोरी बांध दिया करते थे। नीचे का जो वस्त्र होता था उसे ऐबा बोलते थे। और ऊपर वो शॉल से अपना सर को ढक लेते थे और फिर यहाँ से एक डोरी बांध दिया करते थे, क्योंकि हवाएं चलती थी ना, तो गर्मी तेज हवाओं के कारण वो जो लू के थपेड़े लगते थे उनसे बचने के लिए वो इस तरह का परिधान जो है पहना करते थे। बाकी फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।